क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो पहला पॉइंट है जो हमने पढ़ना है वो हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। हिस्ट्री का क्या मतलब है? हमेशा के लिए अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ये आज का नहीं है। सबसे पहला जो है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा है। सबसे पहले हमने प्री इंडस्ट्रियल एरा को देखना है। प्री इंडस्ट्रियल एरा। इस प्री इंडस्ट्रियल एरा में हमारे पास एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहे थे। क्या? एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में जो हमारे पास एज है ये हमारे पास है मिडिवियल वार्म पीरियड। मिडिवियल वार्म पीरियड तकरीबन 1952 950 टू 1250 एडी में हमने ये देखा था। इसको लिटिल आइस एज भी कहते हैं। लिटिल आइस एज भी कहते हैं। लिटिल आइस एज। ये क्यों? क्योंकि इसमें लिटिल आइस एज क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम 1250 टू 300 में क्रॉप फेलियर्स आया था। फॉर द फर्स्ट टाइम क्रॉप फेलियर्स आया था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने फेमाइन को देखा था। फेमाइन। और इसके साथ साथ फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल डिक्लाइन आया था। सो हमारे पास जो इसकी रीजंस आए 1950 एडी में जो एग्रीकल्चर डिक्लाइन आया था उसके पीछे जो रीजंस थे ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज से पहले जो प्राइमरी रीजन है वो हमारे पास है, शाबाश, ह्यूमन एक्टिविटीज से पहले जो है वो हमारे पास है नेचुरल रीजंस। कुछ नेचुरल रीजंस भी थे। क्या? कुछ नेचुरल रीजंस भी थे। वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, सोलर रेडिएशन हो गए, ये सारे रीजंस थे। सोलर रेडिएशंस, इसके साथ भी वोल्केनिक इरप्शन का भी एक इशू था। वोल्केनिक इरप्शन। और फिर उसके बाद इन सारी वजूहात की वजह से ओशियन करंट्स का इशू उसी टाइम था। ओशियन करंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने महसूस किया क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज को फॉर द फर्स्ट टाइम हमने क्लाइमेट चेंज को क्या किया? महसूस किया। मिडिवियल पीरियड की बात है। आई रिपीट, प्री इंडस्ट्रियल एरा में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जब हो रही थी सो मिडिवियल वार्म पीरियड इसको कहते हैं जो कि 1950 टू 1250 तक है। इसको लिटिल आइस एज भी कहते हैं जिसमें क्रॉप फेलियर्स, फेमाइंस एंड एग्रीकल्चर डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस जो कि नेचुरल रीजंस भी थे। सोलर रेडिएशन में इसमें थी, वोल्केनिक एरप्शन, ओशियन करंट्स, ये सारे रीजंस थे किस चीज के? एग्रीकल्चर डिक्लाइन के, जो कि क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में फर्स्ट टाइम महसूस हुआ। पहला पॉइंट ये है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। द सेकंड स्टेप इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज में हम आए। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एज में एमिशन की राइज आ गई। एमिशन ज्यादा बढ़ गए। एमिशन राइज। और ये एरा है 1750 टू 1900। 1750 टू 1900 में क्या हुआ? नंबर वन, मैसिव यूज ऑफ कोल। मैसिव यूज ऑफ कोल।
उसके बाद द सेकेंड वन इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन का बढ़ना। उसके बाद राइज ऑफ फैक्ट्रीज, राइज ऑफ फैक्ट्रीज। इन सारों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बढ़ गई और ये हमारे पास सेकंड स्टेज है जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वाला जो स्टेज है इसको कहते हैं अर्ली 20th सेंचुरी ऑब्जर्वेशंस, अर्ली 20th सेंचुरी ऑब्जर्वेशंस। अर्ली 20th सेंचुरी ऑब्जर्वेशंस में अगर आप देखें तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन में हमारे पास पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा आ जाता है। साइंटिस्ट नोटिस्ड ग्रेजुअल increased in global warming. For the first time, scientists noticed increased in global warming. Debate continued on weather change. Debate continued on weather change. Debate continued on human induced climate change. And temperature rise is recorded, temperature rise is recorded, जिसको नाम दिया गया ग्लोबल वार्मिंग इन 1910 to 1940। ये बात ऑब्जर्व किए गए। आई रिपीट, अर्ली 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट नोटिस्ड इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। डिबेट कंटिन्यूड ऑन वेदर चेंज, human induced climate change was observed and again temperature rise हुआ और temperature rise रिकॉर्ड किया गया 1910 to 1940 के बीच। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा और इस एरा को कहते हैं इंडस्ट्रियल बूम। अभी हम इंडस्ट्रियल बूम एरा में आ गए। इंडस्ट्रियल बूम एरा में नंबर 1 रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। द सेकंड वन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, क्या हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो आ गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ हम गए, इंडस्ट्रीज बढ़ गए। उसके बाद एनर्जी सिस्टम भी आगे गए, एनर्जी सिस्टम। उसके बाद मिलिट्री की मिलिटराइजेशन भी हुई, मिलिटराइजेशन, और ऑयल की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई, रशिया ने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई, केएसए ने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई। इन सारों की वजह से एक एब्रप्ट चेंज आया, इसको इंडस्ट्रियल एरा भी कहते हैं। वेपनाइजेशन भी हुआ, वेपनाइजेशन, और वार के बाद भी कार्बन एमिशन ज्यादा हुई। तो ये हमारे पास पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा है, यहां से हम क्लाइमेट चेंज पे पहुंचे। मॉडर्न क्लाइमेट, मॉडर्न क्लाइमेट साइंस एमर्ज। बस यहां पे हमारे पास क्लाइमेट चेंज एमर्ज हुई। यहां पे हमने क्लाइमेट चेंज की स्टडी स्टार्ट की। नंबर 1, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ CO2, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ CO2 हमने स्टार्ट किया एनुअली। हर साल हम चेक करते थे, व्हाट एनुअल चेकिंग हमारी होती थी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की। एक हमारे पास क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स डेविड। चार्ल्स डेविड ने क्या किया, उसने चार्ल्स डेविड कीलिंग, उसका पूरा नाम है चार्ल्स डेविड कीलिंग, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम कीलिंग कर्व को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, कीलिंग कर्व। और उस कीलिंग कर्व में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के साथ ग्लोबल वार्मिंग का ताल्लुक बयान किया गया, एक्सप्लेन किया गया। द एमिशन ऑफ carbon dioxide and its correlation with the global warming in the Keeling curve
बाय चार्ल्स डेविड कीलिंग। ये चार्ल्स डेविड कीलिंग ने की बात, चार्ल्स डेविड कीलिंग ने ये बात की कि हमारे पास देयर इज अ कोरिलेशन, दैट इज डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ एमिशन ऑफ CO2 विद द ग्लोबल वार्मिंग। और उसने कुछ क्लाइमेट मॉडल और ग्लोबल वार्मिंग मॉडल दिए। फॉर द फर्स्ट टाइम क्लाइमेट साइंस बूस्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज की तरफ हम गए। हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम क्लाइमेट मॉडल आए, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की बात आई। फिर यहाँ पे मसला क्या आया कि जब ग्लोबल वार्मिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ डिजास्टर्स हमने ऑब्जर्व किए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमने क्या किया, कार्बन एमिशन की बढ़ती हुई रुझान हमने देखी, उसके साथ ग्लोबल वार्म कीलिंग कर्व के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग हमने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे हमने ये महसूस किया कि हमें चाहिए कि हम ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज करें। सो 1982 1990 में क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल मसला बना। इसको कहते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाउ इट इज अ ग्लोबल इशू, किस तरह इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली, जो कि हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है IPCC। इसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ। देन हमने क्या किया, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ हम गए। फिर हमें पता चला फॉर द फर्स्ट टाइम जब क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ हम चले गए, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने रिकॉग्नाइज किया कि ह्यूमन बीइंग का डायरेक्ट इफेक्ट है क्लाइमेट पे, और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी, इसको ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। तो वहां पे हम ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की तरफ गए। जब हम ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की तरफ गए तो फिर फाइनली हम एक स्टेज पे पहुंचे जिसका नाम है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। उसके बाद हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट स्टेज आ जाता है, जो अभी तक भी COP30 के शेप में नजर आ रहा है। 1992 2000 पॉइंट रिपीट कीजिएगा। देखो, ये क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले हमने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया, जिसमें ये बात क्रिस्टल क्लियर की गई कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज। ये एक काज है क्लाइमेट चेंज का, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज कहा गया। फिर उसके बाद हम एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल एग्रीमेंट स्टेज, जिसमें हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 123 ये आ जाते हैं। 1990 से क्योटो प्रोटोकॉल को फिर हमने फॉलो किया, और जब ये बात माइंड में रखी कि 2000 से लेकर 2026 तक हमने क्या किया, 2026 तक हमने यूरोप में हीट वेव देखे, पाकिस्तान में फ्लड्स देखे, फिर उसके बाद हमने कहीं पे सुनामी देखे, कहीं पे हमने ग्लोबल वेरिएशन देखे क्लाइमेट में, कहीं पे हमने राइज ऑफ टेम्परेचर 1.5 to 2% पेरिस एग्रीमेंट में लिमिटेशन देखे, कहीं पे हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की आफ्टर इफेक्ट्स देखे। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एक एग्रीमेंट पे पहुंचा, जिस एग्रीमेंट को COP 29 और फाइनली COP 30 कहते हैं। और ये सारे एग्रीमेंट्स एक ही चीज के लिए है, ताकि हम अपने अर्थ को महफूज बना सके, हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके। सो हमारे पास यहाँ पे द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि इसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे ज्यादा आ रहे हैं। तो हिस्ट्री के बाद हमने दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो ये है कि चूंकि इस डिजास्टर के बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है, और इस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम के कुछ रीजंस है, जिसमें प्राइमरी रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज का है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज
पाकिस्तान, जो कि इसका बहुत बड़ा इफेक्टिव है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। सो हिस्ट्री के बाद पाकिस्तान एंड क्लाइमेट चेंज को देखें। पाकिस्तान इज द सिक्स्थ वल्नरेबल कंट्री। पाकिस्तान is the sixth most vulnerable country to climate change. पाकिस्तान की जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है। पाकिस्तान सिक्स्थ वल्नरेबल कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है, जो कि क्लाइमेट इनजस्टिस भी है, जो कि क्लाइमेट इनजस्टिस भी है। समझ आ गई? सो पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज को समझ के करना है। सिक्स्थ वल्नरेबल कंट्री है और लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान कर रहा है। क्या ये क्लाइमेट जस्टिस है? नहीं है ना। तो ये क्यों है? व्हाई इज इट सो? आपने ये समझना है कि ये क्यों है। शाबाश, समझे बात को। आपने ये समझना है कि पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज, और पाकिस्तान में जो कोस्टल एरिया है कराची, ये बहुत ज्यादा थ्रेटफुल है। कोई भी डिजास्टर किसी भी टाइम आ सकता है, कोई भी फ्लड, कोई भी सुनामी आ सकता है, कोई भी अर्थक्वेक आ सकता है, हीट वेव आ सकता है। ये सारे जो डिजास्टर्स है, ये पाकिस्तान वल्नरेबल है इन सारे डिजास्टर, इन सारे डिजास्टर को अगर वल्नरेबल है, लेकिन एमिशन ऑफ पाकिस्तान तो बहुत कम है ना, लेस देन 1% है। तो आप लोगों को ये समझना है कि व्हाई इज इट सो, व्हाई, क्यों। इसको कहते हैं क्लाइमेट इनजस्टिस। अब ये क्लाइमेट इनजस्टिस है क्यों, या अगर ये क्लाइमेट इनजस्टिस नहीं है, क्लाइमेट जस्टिस है, तो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा इसका क्या है अफेक्टिव है। नंबर 1, पाकिस्तान में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। हमारे पास जो डैम्स है, जो रिवर्स है, जो कैनाल्स है, वो नहीं है अच्छी तरह से, पॉलिश्ड भी नहीं है। या लेक ऑफ डैम्स है, लेक ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स है, उसकी वजह से हम स्टोर नहीं कर सकते। जब भी फ्लड आ जाए उस वाटर को हम बैराजेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ताकि उसको डायरेक्शन दे वाटर को। हमारे पास रिवर्स भी उसी तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए कि वो फ्लो को क्या करे, डाइवर्ट करे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एज एग्रीरियन इकोनॉमी, एग्रीरियन इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीरियन है। पाकिस्तान की टोटल डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर डायरेक्टली इफेक्ट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्टली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का मसला होगा, फूड इनसिक्योरिटी आ सकता है, क्रॉप्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एज अ क्लाइमेट सेंसिटिव कंट्री, क्लाइमेट sensitive country, not because of disasters but because of the agrarian economy, कि किसी भी टाइम आपका क्लाइमेट आपके एग्रीकल्चर को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। So the second point is Pakistan is an agrarian country. The third point is, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूनसून रेंज। मूनसून रेंज की वजह से पाकिस्तान में डिजास्टर्स आते हैं। हमारे पास लास्ट 5 ईयर से
पिछले 5 सालों से अगस्त सितंबर में अक्सर फ्लड्स आ जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मूनसून रेन्स। ऑल्दो मूनसून की जो डायरेक्शन है वो सिवियर हो चुकी है, एब्रप्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट मूनसून रेन्स जो है ये पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हर साल अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं मूनसून रेन्स की वजह से पाकिस्तान में फ्लड्स आ जाते हैं। उसके बाद पॉइंट लेके शाबाश, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक चीज का एक रीजन है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी एक मैटर है कि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है। और अकॉर्डिंग टू एंटोनियो गुटेरेस क्या कह रहे हैं कि यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 95% एक्टिविटीज ह्यूमन के क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी आगे बढ़ेगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है इंडस डेल्टा पॉसिबल रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आर्टिकल से मैंने पढ़ा है, देखा है कि पॉसिबल रिस्क फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉसिबल रिस्क फ्रॉम इंडस डेल्टास। इंडस डेल्टास तो हमें फायदे इसके नजर आ रहे हैं। राइज इन सी लेवल, डायरेक्ट अगर सी लेवल इंक्रूज हो, राइज इन सी लेवल के साथ इंडस डेल्टा में जब भी कोई चीज़ आगे पीछे हो, सी में अगर राइज आए, आपका डेल्टा चेंज होगा, बदीन का पूरा इलाका सबमर्ज हो जाएगा, आपकी एग्रीरियन इकोनॉमी बदीन की डिस्टर्ब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के बहुत सारे पॉइंट्स में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 5वें नंबर पे लिखना है वो ये है कि हमारे पास एक बड़ा रिस्क है, पॉसिबल रिस्क फ्रॉम द इंडस डेल्टा, द राइज इन सी लेवल इज अ रिस्क, जो कि बदीन और टट्टा के इलाके को सबमर्ज कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर्स है, तकरीबन 11,200 प्लस ग्लेशियर्स है। पाकिस्तान में बहुत सारे लेक्स है जो कि किसी भी टाइम समर में मेल्ट हो जाते हैं, उनकी मेल्टिंग की वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। उसकी लैंड स्लाइडिंग की वजह से डिजास्टर्स हो सकते हैं, रोड ब्लॉकेज आ सकता है, और ये होगा ही क्लाइमेट चेंज की वजह से, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज ऑफ सी लेवल, ये इनकी वजह से होगा। उसके बाद है फॉरेस्ट फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फॉरेस्ट फैक्टर। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्या, डिफॉरेस्टेशन, और उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे पास केपी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। फॉरेस्ट फायर्स भी हमारे पास है केपी और इस्लामाबाद में, उसकी वजह से मूनसून की हवाएं सीवियर हो चुकी है, उसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। हम रिफॉरेस्टेशन की तरफ नहीं जा रहे, हमारी जो 2.2% एरिया है वो ओनली 2.2% एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया है, ओनली 2.2%, जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक कम से कम 5% ग्लोबल स्टैंडर्ड को टैकल कर सकता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तब भी आप जा सकते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम कितने पीछे हैं, 5% से लेकर 2.5, सो ग्लोबल स्टैंडर्ड इज 5%, पाकिस्तान का फॉरेस्ट एरिया 2.2% है। इट इज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम रिफॉरेस्टेशन की तरफ नहीं जा रहे। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ। पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जब भी फ्लड्स आ जाते हैं, जब भी हीट वेव आ जाता है, जब भी अर्थक्वेक हो या सुनामी हो या ड्राउट हो, कोई भी डिजास्टर आ जाए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ पे, जिसमें डायरिया भी काज हो सकता है, जो कि कॉलरा की तरफ आपको लेके जा सकता है, जो कि डेंगू की एंडेमिक भी आ सकती है, मलेरिया की भी एंडेमिक आ सकती है, बोन डिजीज भी आ सकते हैं, स्किन डिजीज भी आ सकते हैं, स्किन डिजीज 1.2 मिलियन डेथ एनुअल होता है हमारा, 1.2 मिलियन पीपल का जो डेथ है
12 लाख लोगों का जो डेथ है वो किस चीज की वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ पुअर एंड अनहाइजेनिक वाटर। पुअर एंड अनहाइजेनिक वाटर, इसकी वजह से 1.2 मिलियन पीपल की क्या हो जाती है? वाटर बोर्न डिजीज की तरफ जाते हैं। सर ये तो इम्पैक्ट है ना, तो हम इसको इम्पैक्ट वाले हेडिंग में नहीं लिखेंगे, अभी तो हम रीजंस पढ़ रहे हैं। देखो, पाकिस्तान इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान इज वल्नरेबल, ये बात माइंड में रखे कि क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर्स की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की नहीं हो रही। क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर को पाकिस्तान वल्नरेबल है, क्योंकि ये भी हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ भी हो सकता है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी भी आ सकता है। फाइनल एक पॉइंट लेके, जो कि इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी है। इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी आ सकता है। क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर की बात हो रही है, बात माइंड में रखे। पाकिस्तान में 2014 तक फूड सिक्योरिटी को हमने हाईलाइट नहीं किया। आफ्टर 2014 फूड सिक्योरिटी एक अहम फैक्टर है हमारे पास। क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक है, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, फूड इनसिक्योरिटी आएगी, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, फूड की शॉर्टेज आ सकती है। इन सारे चैलेंजेस में जो मेन चैलेंजेस है जिनको एड्रेस करने की एब्रप्ट जरूरत है, एब्रप्ट नीड है, वो क्या है हमारे पास? एब्रप्ट नीड क्या है? जो मेन चैलेंजेस है वो क्या है, वो आप लोगों ने लिखना है। नंबर 1, हाई एवोपोरेशन। हमारे पास एवोपोरेशन बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवोपोरेशन बढ़ चुकी है। उस एवोपोरेशन की वजह से क्या होगा? वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। वाटर की अवेलेबिलिटी उस एवोपोरेशन की वजह से कम होगी। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा। सिंपल। एब्रप्ट नीड में द वेरी फर्स्ट नीड वो है हमारे पास हाई एवोपोरेशन, और हाई एवोपोरेशन की वजह से हमारे पास वाटर की कमी होगी, क्योंकि वाटर एवोपोरेट होगा, एग्रीकल्चर के लिए कम पानी होगा। एंड द सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वाटर स्टोरेज की कमी है, जो मैंने पहले भी बताया। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी एक बड़ा चैलेंज है। हम वाटर को स्टोर नहीं कर सकते 3-4 दिनों से ज्यादा, जो कि होना चाहिए कम से कम 30 डेज तक। हमारे पास डैम्स नहीं है, हमारे पास अदर रिजर्वायर्स, कैनाल, बैराजेस कम है। अगर हम छोटे छोटे रिजर्वायर्स और छोटे छोटे डैम पे काम करें, स्टोरेज को बूस्ट करें, ये इशू एड्रेस हो सकता है। एंड अगेन जो बड़ा मसला है, ये बड़े मसले बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर का मसला। हर साल अगस्त सितंबर में एक्सेसिव रेनफॉल होता है, जो कि इन 2 महीने में आपके 10 महीनों का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सेसिव रेनफॉल, मूनसून वेव्स जिसको कहते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से है, लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है। उसके बाद हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से जब हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं तो कार्बन एमिशन भी उससे बढ़ जाती है। इसके साथ साथ 5वां पॉइंट लेके, वो है अबंडेंस ऑफ पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स। हम बहुत ज्यादा पेस्ट्स यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जो कि ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, और उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये सारे मसले हैं, और उन मसलों को जल्द ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए हमें नेशनल लेवल पे,
हमने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ मेजर्स लेने हैं। वो स्टेप्स में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो पहला स्टेप क्या होगा? हमने इंडिविजुअल लेवल अवेयरनेस चाहिए। इंडिविजुअल लेवल अवेयरनेस चाहिए ताकि अच्छे तरीके से हम ह्यूमन एक्टिविटीज को कम करें, ह्यूमन एक्टिविटीज को कम कर ले। उसके बाद हमने नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की तरफ जाना है, जो कि 2014 में हमने दिया था, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। और ये नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2014 में हमने दिया था, और यही नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को हमने फॉलो किया 2022 में, जिसको क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कहते हैं। और वो फॉरेन पॉलिसी के साथ कनेक्टेड था। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक चैप्टर था क्लाइमेट सिक्योरिटी का। उसके बाद अगर हम 2014 और 2022 की पॉलिसी को देखें, दे आर नॉट प्रैक्टिकली वर्किंग। तो हमने ये जो पॉलिसीज नेशनल लेवल पे है या लोकल लेवल पे है, हमने इंश्योर करना है कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज 3rd नंबर पे लिखो। उसके बाद जो चौथा स्टेप है, वो आपने उड़ान पाकिस्तान भी देखा होगा। और 4th स्टेप जो है वो उड़ान पाकिस्तान के साथ एहसास प्रोग्राम में एक बात थी, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, शाबाश, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, TBTP। और अभी भी हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ हम गए हैं। आपने उड़ान पाकिस्तान में 5E को पढ़ा होगा ना, उसमें एक एनवायरनमेंट, दूसरा एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी। सो हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में द वेरी फर्स्ट वन इज सोलराइजेशन। सोलराइजेशन करनी है हमने, एनर्जी की प्रोडक्शन थ्रू सोलर प्लांट्स कोशिश करनी है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ हम जाए। अगर मैं कहूं कि हमें स्टेप्स के बाद कुछ सॉल्यूशंस दो, तो एक तो सॉल्यूशंस के लिए वो टेक्निक है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। कौन सी टेक्निक है? एलाइन टेक्निक। एलाइन का क्या मतलब है? मैंने बहुत सारे काजेस बताए जिसकी वजह से क्लाइमेट पाकिस्तान वल्नरेबल है, तो उसको उल्टा कर लो तो क्या बन जाएंगे? सॉल्यूशंस। एक दूसरा तरीका भी है कि आप स्पेसिफिक जाके एक एक चीज को क्या करें, उसकी सॉल्यूशन दें। नंबर 1, ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक फूड, वाटर, पावर, क्लाइमेट, वो क्या करें? वन सिंगल सॉल्यूशन उनको चाहिए, वन सिंगल सॉल्यूशन। वो ये है, ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए वन सिंगल सॉल्यूशन के थ्रू। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। इस पॉलिसी को समझे और इस पॉलिसी की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें, अडॉप्ट करें और अप्लाई करें। उसके साथ साथ अभी हम कोप 30 भी पढ़ेंगे। हमने कोप 30 को अच्छी तरह से फॉलो करना है। जो उसके प्रिंसिपल्स है, जो उसके प्री रिक्विजिट्स है, वो कोप 30 के हमने अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। उसके बाद हमने कोशिश ये करनी है, हमने सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो ये है कि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना है। और ह्यूमन एक्टिविटीज पे कंट्रोल के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। दूसरी बात, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को अल्टर करना है टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि कार्बन एमिशन ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ जाना है।
फिर हमने इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना है, जिस तरह के उड़ान पाकिस्तान में ई है, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है। और उसके बाद हमने कोशिश ये करनी है कि हमने इको फ्रेंडली छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जिस तरह भी हम कहते हैं कि वो वाली चीज़ें यूज़ करें जो कि एनवायरनमेंट के साथ इको डिस्टर्ब ना करे, इको फ्रेंडली हो, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ ग्रीन पाकिस्तान के साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह से कवर करना है। और फोसिल फ्यूल्स को कम करना है। फोसिल फ्यूल के यूज को जितना भी कम कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा कार्बन एमिशन जो है कम होगा। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने ये कोशिश करनी है कि जितनी भी ओल्ड व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितनी भी ओल्ड व्हीकल्स है, उनको या तो हमने स्मार्ट की तरफ लेके जाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, या हमने न्यू व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल जो है उनकी तरफ जाना होगा। एंड फाइनली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने रिफॉरेस्टेशन करना है। और रिफॉरेस्टेशन इज नीड ऑफ द आवर टू कंट्रोल मूनसून को कंट्रोल करने के लिए वो जरूरी है। एनहांस रिफॉरेस्टेशन। एंड फाइनली इट इज टू मच इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। बड़े बड़े डैम्स बनाए, ज्यादा बनाए और जल्दी बनाए, ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ठीक हो, एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब ना हो, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी आपकी अच्छी हो। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपने कवर करने हैं क्लाइमेट एंड पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या काजेज है, तो आप लोगों ने काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज लिखने हैं। क्या लिखना है? काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। शाबाश, लिखे काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। काजेज के बाद मैं COP30 की तरफ जाऊंगा। काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे पहला काज जो है वो हमारे पास है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कौन सा काज है? द वेरी फर्स्ट काज इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, बहुत सारे पावर प्लांट्स जो है उनके बेस पे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से। द सेकेंड काज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद बढ़ जाती है, कार्बन एमिशन बढ़ जाती है। हमारे पास स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे कोल पे चलते हैं। किस चीज पे? कोल पे। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट चेंज है डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा इशू है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, मानसून एब्रप्ट हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ की टेम्परेचर भी बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद अर्बनाइजेशन, जो भी मैंने आपको कहा जो चैलेंजेस थे उनमें लिखो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक्सपेंड्स कंक्रीट एरियाज, increase in urban heat due to population explosion, rapid increase in population lead to global warming। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एमिशन, अभी मैंने आपको कहा ना ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा रोल होता है। ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस की वजह से आपके वो वाले व्हीकल्स जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं
या वो वाले व्हीकल जो कि कार्बन एमिशन ज्यादा करे, कार्स, प्लेन्स, शिप्स, कार्स, प्लेन्स, शिप्स, कोशिश करें कि वो हाइब्रिड या इको फ्रेंडली की तरफ आप उसको लेके जाए, इको फ्रेंडली की तरफ आप उसको लेके जाए। ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन तो चलो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, लेकिन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन में मैंने आपको क्या कहा, 95% एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटी से कार्बन एमिशन होता है। सो राइजिंग एनर्जी कंजम्पशन, increase in human activities due to increase in population and developing state is one of the major reasons behind what, behind global warming। उसके बाद आप लेके इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट्स आते हैं और उन इंडस्ट्रियल वेस्ट्स की वजह से कार्बन एमिशन बढ़ता है। उसके बाद यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो ओजोन को डिप्लीट करता है तो ग्लोबल वार्मिंग उससे ज़्यादा हो जाता है। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से CFCs इसको कहते हैं, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफॉरेस्टेशन, आप लोगों ने लिखा होगा यानी डिफॉरेस्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन के बाद हमारे पास वेस्ट मिसमैनेजमेंट, ये पॉइंट लेके 10 नंबर पे, मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। एक काज ये भी है, मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट की मिसमैनेजमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन, ये भी एक काज है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ हमारे पास कुछ ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, जब हम ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी वजह से भी कार्बन एमिशन होती है। उसके बाद ओशियन करंट्स, वो तो मैंने आपको स्टार्ट ही में हिस्ट्री में बताया था, ओशियन करंट्स भी एक किसका काज है। हीट वेव भी है फ्रॉम सन, हीट रेडिएशन फ्रॉम सन, फ्रॉम सन हीट रेडिएशन का भी इशू है, सोलर रेडिएशन। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, सो ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद मिलिट्री एक्टिविटी, जो वार्स एंड कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ भी एक बड़ा इशू है, काज है। और कंज्यूमरिज्म, कि ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, सो कंज्यूमरिज्म भी एक बड़ा इशू है, हम चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी वो काजेज़ है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और ये सारे काजेज़ जो है इसके बहुत आफ्टर इफेक्ट्स है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है नेशनल लेवल पे, बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है लोकल लेवल पे, बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है इकोनॉमी पे, डायरेक्ट इफेक्ट्स है एग्रीकल्चर पे, डायरेक्ट इफेक्ट है फूड सिक्योरिटी पे, डायरेक्ट इफेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इन सारों की वजह से आपने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इशू को ये एक ग्लोबल इशू कंसिडर करना है और जितना जल्दी हो सके इन सारे स्टेप्स को जो मैंने मेंशन किए हैं वो सारे स्टेप्स लेने हैं और जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं उन सारे सॉल्यूशंस को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोब, अभी हम पढ़ेंगे COP30 में, वो सारे टेकल करने हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमारा एड्रेस हो। समझ आ गई? क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री, काजेज, इफेक्ट, सॉल्यूशन, पाकिस्तान एंड क्लाइमेट चेंज। अभी आप लोगों ने जाना होगा किस चीज़ का, COP30 की तरफ आप लोगों ने जाना है। किस चीज़ के? COP30। शाबाश। COP30 के ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों ने नंबर 1 लिखना है।
कोप 30। कोप 30 के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो लिख ले। द वेरी फर्स्ट वन इज लिखे, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है ए। इसके सब हेडिंग भी लिखेंगे। सबसे पहले इसकी मेन ऑब्जेक्टिव लिखिए, उसके बाद इसकी सब हेडिंग लिखेंगे। शाबाश। पहला मेन हेडिंग क्या बनेगा? ट्रांजिशनिंग एनर्जी इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट क्या है? ट्रांजिशनिंग एनर्जी इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। ये आपका पहला ड्राइव है कोप 30 का। और कोप 30 का पहला पॉइंट क्या होगा? इसके सब हेडिंग में आप लिखे, पहला पॉइंट लिखे, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करो? ट्रिपल कर लो। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी। पहला पॉइंट क्या होगा? ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इसके सब हेडिंग में है ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका दूसरा पॉइंट है एक्सीलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजी। एक्सीलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजी। एक्सीलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद लिखे इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। ensuring universal access to renewable energy। ensuring universal access to renewable energy। ensuring universal access to renewable energy। उसके बाद लिखे दूसरा मेन हेडिंग बी में लिखे, उसको कहते हैं investing on forests, oceans and biodiversity। investing on forests, oceans and biodiversity। इन्वेस्टिंग ऑन फॉरेस्ट, ओशन एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसके नीचे सब पॉइंट लिखे, इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पे इन्वेस्टमेंट करो कि उसको कम्बेट करे, डिफॉरेस्टेशन को कम्बेट करे, टू रिवर्स डिफॉरेस्टेशन। रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन पे इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा पॉइंट लेके रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन पे इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा पॉइंट लिखो एफर्ट्स टू रिस्टोर इकोसिस्टम। एफर्ट्स चाहिए टू रिस्टोर इकोसिस्टम। एफर्ट्स टू रिस्टोर इकोसिस्टम। उसके बाद लिखे तीसरे नंबर पे steps to preserve oceans। steps to preserve oceans। ये आपका बी नंबर पे हो जाएगा, steps to preserve oceans। सी नंबर पे लिखो जो मेजर ड्राइव है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम के नीचे सब हेडिंग में लिखे लैंड रिस्टोरेशन चाहिए, लैंड रिस्टोरेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लैंड रिस्टोरेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
लैंड रिस्टोरेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ensure sustainable food systems, सस्टेनेबल फूड सिस्टम को इंश्योर करो, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करो सिंपल वे में, फूड सिक्योरिटी या सस्टेनेबल फूड सिस्टम एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये तीसरा हो जाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, हाइजीनिक फूड सारों के लिए सेम हो। उसके बाद लेके चौथे नंबर पे मेन हेडिंग लिख ले, फोस्टरिंग ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, fostering human and social development, fostering human and social development, fostering human and social development में आप लोग लेके promoting health system education, promoting health system, promoting education, enhancing culture, eradicating poverty, uplifting lifestyle, uplifting lifestyle। उसके बाद लेके छठे नंबर पे building resilience for cities infrastructure and water, building resilience for cities infrastructure and water, cities infrastructure and water। हमने मल्टी लेवल गवर्नेंस पे जाना होगा। कोप 30 में क्या कहते हैं? मल्टी लेवल गवर्नेंस पे जाओ। उसके बाद सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट कंस्ट्रक्शन करो, सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट कंस्ट्रक्शन हो, सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करे, वाटर मैनेजमेंट को अच्छी तरह से बूस्ट करे ताकि वाटर सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो। और ये सारी चीजें कोप 30 में मेन चैप्टर्स में आ रहे। अभी आप लोगों ने कुछ सब पॉइंट्स लिखने हैं इसके जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लिखे फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन, इसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन। दूसरा लिखे इंश्योरिंग, लिख ले इंश्योरिंग कट ऑफ कार्बन कट चाहिए, शिफ्ट चाहिए, आगे लेके शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट लो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है AI बेस्ड डिटेक्शन, AI बेस्ड डिटेक्शन ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल एरियाज, AI बेस्ड डिटेक्शन करो। AI के थ्रू आप टेक्नोलॉजी को यूज करके आप उसको ठीक करो। एंड द फॉलोइंग इज क्लाइमेट गवर्नेंस को बूस्ट करो, क्लाइमेट गवर्नेंस, क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करो, क्लाइमेट गवर्नेंस को बूस्ट करो,
क्लाइमेट जस्टिस को इंश्योर करो, इफेक्टिव प्लानिंग बनाओ फॉर क्लाइमेट। ये आपके कोप 30 के कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने समझने हैं। कोप 30 जो है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आ सकता है।